आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग अप स्टडी में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10 का सैम्पल पेपर जो सेशन 2022 से 2023 के लिए यानी 2022 से 2023 के सेशन के लिए जो सैम्पल पेपर रिसेंटली 2-3 दिन पहले आया, उसका आज मैं पूरा एलोरेट डिस्कशन करूंगा। किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरीके की उसमें जो है उसके सॉल्यूशंस कैसे लिखे जाएंगे, कैसे आप जो है सॉल्यूशंस को लिखेंगे तो बेस्ट मार्क ला सकते हैं। आज पूरा एनालिसिस करेंगे। तो मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो इसके ऊपर डाला था कि किस तरीके से आप सैम्पल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो है सो आप मेरे चैनल के ऊपर जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट्स वीडियो में कि किस तरीके से आप सैम्पल पेपर को डाउनलोड करें। तो आज मैं पूरा जो है सो डिस्कशन करूँगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि किस तरीके के जो सैम्पल पेपर इस बार CBSE के द्वारा पब्लिश किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। आज मैं सब्जेक्ट साइंस का जो है सो सैम्पल पेपर डिस्कशन करूँगा और अगले दिन जो है सो फिर मैथ्स का करूँगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब साइंस का ये सैम्पल पेपर है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस साइंस का सैम्पल पेपर है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सैम्पल पेपर 2022-23 यानी कि 2022 से 2023 सेशन वाले बच्चों के लिए ये सैम्पल पेपर निकाला गया है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार जो सो टर्म 1 टर्म 2 दो टर्म में एग्ज़ाम लिया गया था, लेकिन इस बार जो है सो सिंगल टर्म में ही एग्ज़ाम हो रहा है। इस बार टर्म 1 टर्म 2 कोई भी ऐसा नहीं है, सिंगल टर्म में एग्ज़ाम होगा, आपका फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है। और वो भी देखिए यहाँ पर कि वो उसमें बांट दिया गया था कि टर्म 1 में 40 इतने मार्क्स का आएंगे, टर्म 2 में जो इतने मार्क्स का आएंगे, मतलब आधा आधा बांट दिया गया था। लेकिन इस बार आपको देखिए एक ही एग्ज़ाम लिया जा रहा है और वो भी जो है सो पूरे 80 मार्क्स का लिया जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने एक बार और भी वीडियो बनाया था कि किस तरह से बताया था कि सिलेबस उसमें जो आया था, सिलेबस डाला गया था CBSE के द्वारा, उसमें बताया गया था कि किस तरीके के सिलेबस हैं और वहाँ पर मार्क्स कितने जो है सो स्कूल की तरफ से दिए जाएगा एक्टिविटीज़ में और जो प्रैक्टिकल है सभी चीज़ों में, और जो है आपको कितने थ्योरी पार्ट्स में लिखने हैं। तो आपको पता था कि 20 जो है सो अलग अदर एक्टिविटीज़ जो है प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ों में मिलते हैं और 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये आपको मैंने बताया था, लेकिन देखिए आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सैम्पल में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स 80 है, यानी कि 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। टाइम जो होगा वो 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे में आपको जो है सो सॉल्व करने पूरे सवाल, और ये जो है सो 80 मार्क्स का टोटल है। अब किस किस सेक्शन में कैसे कैसे बांटा गया, किसको किसको कितने मार्क्स के बाद बनाया गया, इसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर दिया गया है, उसमें लिखा गया है पहले वाले पॉइंट में लिखा गया है यहाँ पर देखिए कि दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस इन 5 सेक्शंस। मतलब इस क्वेश्चन पेपर में कितने हैं, 39 क्वेश्चन है और वो 39 क्वेश्चन को कितने सेक्शन में बांटा गया है, 5 सेक्शन में बांटा गया है। यानी कि आपको 5 सेक्शंस में सवाल देखने को मिलेंगे और टोटल 39 क्वेश्चंस होंगे। अगले जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस, ए स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ दिस क्वेश्चंस। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि सारे क्वेश्चंस का जवाब देना आवश्यक है। और हालांकि यहाँ पर इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस भी कुछ सवाल में आपको क्वेश्चंस में मिल सकते हैं, यानी कि दो दो क्वेश्चन मिल सकते हैं कि आप ये बना लीजिए या दूसरा और बना लीजिए, यानी कि दो दो क्वेश्चंस है उसमें से कोई एक आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है देखिए कि स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ दिस क्वेश्चंस, यानी कि जो इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे उनमें से स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनमें से वो सिर्फ एक ही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि आपको जो है सो सारे दोनों के दोनों सवाल नहीं बनाने हैं, आपको उसमें से सिर्फ एक ही सवाल को बनाना है। तो ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगले पॉइंट जो इंस्ट्रक्शन से अगले पॉइंट में क्या लिखा गया है, पॉइंट 2 में लिखा हुआ है सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क। मतलब आपको यहाँ पर स्पष्ट है कि सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और उसके 1 मार्क्स मिलेंगे, यानी 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा। अब नेक्स्ट सेक्शन देखिए, सेक्शन ए में क्लियर हो गया, यानी कि 20 क्वेश्चंस रहेंगे और वो भी 1 मार्क्स का रहेगा। पॉइंट नंबर 4 में देखिए सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस शुड बी इन रेंज ऑफ 30 to 50 वर्ड्स। सेक्शन बी जो है वह
क्या होगा, इसमें 6 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 6 क्वेश्चंस रहेंगे। और 6 क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेंगे? तो ये 6 क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का रहेगा, सबके 2-2 मार्क्स मिलेंगे, यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद देखिए आपको इसमें कितने वर्ड्स में लिखने हैं इसके सवाल का जवाब, तो आपको 30 to 50 वर्ड्स में इसके आंसर लिखने हैं। क्लियर है? चलिए अब अगले पॉइंट्स में देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में देखिए, सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स। Point number 5. Section C consists of 7 short answer type questions carrying 3 marks each. Answer of these questions should be in the range of 50 to 80 words. तो कुछ सेक्शन सी में जो 7 क्वेश्चंस रहेंगे, जो 7 क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, मतलब 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको जो लिखना है वो 50 to 80 वर्ड्स में इसके आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, सेक्शन डी। सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप रहेंगे, लंबे वाले। इसमें 5 मार्क्स के होंगे। इसको जो आपको लिखना है 5 मार्क्स वाले में 80 to 120 वर्ड्स के बीच में लिखना है। 80 से ज़्यादा, 120 से कम वर्ड्स के बीच में लिखना है। सेक्शन ई, पॉइंट नंबर जो 7 है उसमें सेक्शन ई कंसिस्ट ऑफ 3 स्कोर बेस्ड और केस बेस्ड यूनिट ऑफ असेसमेंट 4 मार्क्स ईच विथ सब पार्ट। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ई में जो है सो आपको 3 सोर्स बेस्ड, यानी सोर्स से संबंधित। तो सोर्स बेस्ड मतलब कि सोर्स यानी कि कहाँ से वो स्रोत को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्रोत। तो स्रोत मतलब कि कहाँ से वह जो है सो उसका आना है, कहाँ से वह चीज़ आते हैं, उसको स्रोत बोलते हैं। ठीक है, तो सोर्स बेस्ड जो है सो वो क्वेश्चन रहेगा, या आपको केस बेस्ड यूनिट रहेंगे, मतलब कि 4 मार्क्स के रहेंगे। 3 सेक्शंस में, सब पार्ट में उसको बांटा रहेगा। चलिए देखेंगे किस टाइप के रहेंगे, आपको सेक्शन ई में पता चलेगा। तो चलिए अब हम लोग जो है सो सेक्शन ए को देखते हैं कि इसमें कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं। देखिए सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिए। सेक्शन ए में लिखा हुआ सेलेक्ट एंड राइट वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ 4 ऑप्शन गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या करना है कि 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन जो अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है, उसमें से एक ऑप्शन को क्या करना है, लिखना है, राइट करना है। इस बात को ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है सो वहाँ पर जाके बबल्स करने हैं, बबल्स को ऐसे डॉट को कंप्लीट करना है, इस तरीके के नहीं है। आपको वहाँ पर जाके इसके आंसर लिखने हैं कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 दिया हुआ है और यहाँ पर ABCD दिया हुआ है। ठीक है, तो ABCD में से बताना है आपको, यहाँ पर लिखना है कि ए। अगर मान लीजिए कि इसका पहला का आंसर अगर मान लीजिए कि ए होता है, तो ए में लिखना है वहाँ पर, और वहाँ पर उसके साथ में आप लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। जो ए में ऑप्शन में जो दिया गया है वहाँ पर वो आपको लिखना है, ना कि वहाँ पर जाके बबल करना है। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अभी हम इसके मार्किंग स्कीम को समझेंगे, देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे इसको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन दिया गया, द चेंज इन कलर ऑफ द मोस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेट अप इज ड्यू टू, किसके कारण है? कि जो मॉइस्ट होता है, भींगा हुआ लिटमस पेपर है, उसके कलर में जो चेंजेस होते हैं वह जो यहाँ पर दिए गए सेटअप में किसके कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया सेटअप, आपको देख लीजिए एक बार क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा फ्लास्क लिया गया उसमें ड्रॉपर कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर ड्रॉपर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड है, और ये जो टंग्स चिमटा है जिससे पकड़े हुए, यहाँ पर टंग से इसको पकड़ा गया है, ये टेस्ट ट्यूब है। ऊपर जो डिलीवरी कॉर्क ट्यूब है, ऊपर मॉइस्चर लिटमस पेपर लगा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए मॉइस्चर लिटमस भींगा हुआ। यहाँ पर जो है सो गार ट्यूब जिसमें कैल्शियम क्लोराइड रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है सो बताना है यहाँ पर कि एसिड के प्रेजेंस के कारण लिटमस पेपर में कलर में चेंज होगा, बेस के प्रेजेंस के कारण होता है, या H+ एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ प्रेजेंस होती है उसके कारण होता है, या प्रेजेंस ऑफ लिटमस व्हिच एक्ट एज ए इंडिकेटर, या लिटमस के प्रेजेंस के कारण तो जो इंडिकेटर के जैसा काम करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शंस दिया गया। उसमें ए में बोला गया कि फर्स्ट सेकंड सही है, बी में बोला है कि केवल सेकंड सही है, सी में बोला है कि केवल थर्ड सही है, और फोर्थ में बोला है कि सिर्फ ओनली फोर्थ सही है।
तो आपको इसमें से डिसाइड करना है कि आखिर कौन से ऑप्शन अप्रोप्रिएट हैं, और जो भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा उसका आंसर, जैसे कि मैं इसका अभी बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा सी, ओनली थर्ड, यानी ओनली थर्ड। सिर्फ जो है सो लिटमस में के कलर में परिवर्तन तभी आ सकता है, चेंज तभी आ सकता है जब H प्लस प्रेजेंस हो उस सॉल्यूशन में। H प्लस के सॉल्यूशन में प्रेजेंस होने की वजह से आएगा। तो यहाँ पर जब इसको आंसर लिखना होगा तो आपको लिखना है ऑप्शन सी, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, इसका लिखेंगे सी। ठीक है, ऐसे सी कर दिया हमने, और उसके बाद ओनली ये भी लिख सकते हैं, ज़्यादा और बेटर हो जाएगा आपके लिए। एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करने वाला उसको लगेगा कि नहीं बच्चा एकदम एप्रोप्रिएट सही आंसर लिख रहा है। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं वहाँ पर, ना कि जो है सो आपको वहाँ पर बबल्स कर देने हैं कि हाँ चलो भाई साहब यहाँ जो है सो फर्स्ट का मैंने लिख दिया, मतलब फर्स्ट ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें सर्कल करना है, ये 1 होगा, बी होगा, सी होगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, आपको कॉपी में ही इसको लिखना पड़ेगा। चलिए अब सेकेंड नंबर में देखिए, सेकेंड नंबर में भी ये जो है सो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन। सेकेंड भी देखिए इसमें लिखा गया है कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जैसा कि आपको मालूम होगा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस दोनों होता है, उसको हम लोग बोलते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें बताना है कि कौन सा आंसर जो है सो ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इस वाले में जो है सो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर इसका जो है सो बी, सेकेंड। मैग्नीज ऑक्साइड जो है सो MnO2 रिड्यूस हो रहा है और MnCl2 जो है सो मतलब MnO2 रिड्यूस होकर MnCl2 में रिड्यूस हो रहा है, और HCl यहाँ पर देखिए ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको जूम करेंगे, हम इसको देखिए कि यहाँ पर MnO2 है। ठीक है, तो MnO2 किस में रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और क्लोरीन इसके जगह पर आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिड्यूस हो गया ये, और यहाँ पर देखिए HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और HCl जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पर देखिए HCl यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, तो इसमें भी आपको क्या करना है, सेकेंड और बी में इस तरीके के ऑप्शंस के जो लिख देने हैं। इसका लिखेंगे कैसे, बी, एक में इसका लिखेंगे बी, उसके बाद MnO2 जो भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया उसको लिखेंगे एज रिड्यूस्ड, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। तो इस तरीके के सवाल आपको जो है सो 20 तक मिलेंगे। तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर यहाँ पर दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द एबव सेटअप। ऊपर वाले सेटअप में कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है वो मतलब कि यहाँ पर करेक्ट ऑब्जर्वेशन रिएक्शन का जो है वो एबव सेटअप में कौन सा सही है। तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन है, ये टोंग है, ये वॉच ग्लास है, यहाँ पर नीचे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ये बर्नर है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सही होगा। तो देखिए इसका पहला है कि ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म कलरलेस गैस विच टर्म्स लाइम वाटर मिल्की इज इवॉल्व। तीसरा है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द ब्रिलियंट वाइट लाइट। उसके बाद जो है सो फोर्थ नंबर यानी डी नंबर है, रेडिश ब्राउन गैस विथ ए स्मॉल ऑफ बर्निंग सल्फर हैज़ इवॉल्व। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जब जलता है तो वहाँ पर व्हाइट लाइट निकलता है। क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सी लिख देंगे और इसके आगे आप जो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ब्रिलियंट वाइट लाइट लिख देंगे। तो ऐसे जो है सो चेक करने वाला उसको पता चलेगा कि भाई साहब ये बहुत ही अच्छा लिखा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि विद द डिफरेंस ऑफ 4 गैसेज, यहाँ पर 4 गैसेज दिए हुए इसके संदर्भ में, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा इस टेबल में। तो इस टेबल में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसको बताना है। तो देखिए इसका जो है सो जो भी करेक्ट होगा आपको यहाँ पर बता देना है। ABCD करके यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो करेक्ट है उसको बताना है। चलिए इसके मार्किंग स्कीम पर जाके देखते हैं कि आखिर लिखते कैसे। तो चलिए मार्किंग स्कीम को, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर लिखा गया है वो ऑप्शन बी है, मतलब इसका आंसर क्या ऑप्शन बी है। और ऑप्शन बी के साथ देखिए ऑप्शन बी में जो जो वहाँ पर लिखा गया था कि ऑप्शन बी में कि CO2 Cl2 CO2 CO,
ये वाला भी साथ में लिखा गया। तो आप भी इसी तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको आंसर मतलब कि जो मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, ऐसे भी आप ऑप्शन बी लिख देंगे तो पर भी मिलेगा, लेकिन आप उसके साथ वाला भी लिख देंगे तो भी आपको 1 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर सब देख लीजिए कि किस तरीके से लिखना है। आपने 1 से 20 तक इसी तरीके से आपको आंसर लिखने हैं, और फिर जाके आपको जो है सो पूरे के पूरे 1 मार्क्स आपको मिलते जाएंगे हर एक सवाल में। तो अब मैं जो है सो एक एक करके सारे का आंसर डिस्कस करते चलता हूँ। आप देख लीजिए कि किस तरीके से इसका आंसर लिखने पर जो है सो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और वहाँ पर मैं आंसर बताता चलता हूँ कि 1 से 20 तक क्या क्या आंसर होगा। उसके बाद मैं सेक्शन बी में चलूँगा। सेक्शन बी में डिस्कस करूँगा कि आप उस सेक्शन बी में किस तरीके के आप स्टेप्स लिखेंगे, क्योंकि स्टेप्स पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे, और कैसे लिखेंगे कि वहाँ पर जो है सो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो अभी मैं इस मार्किंग स्कीम के थ्रू आपको सेक्शन बी में समझाऊंगा। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी सेक्शन ए का सारे आंसर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि ऑन प्लेसिंग ए कॉपर कॉइन इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इट विल बी ऑब्जर्व्ड एट द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब कि अगर आप कॉपर कॉइन को अगर टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, कॉपर कॉइन को एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं जिसमें क्या है, उस टेस्ट ट्यूब में हरे कलर का ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है, और उसमें जब आप फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो आप क्या पाते हैं, क्या हो जाएगा, उसके पर कुछ होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि क्या होगा नहीं होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया कि वह कॉइन है वह ब्लू कलर में बदल जाएगा, एंड ग्रे सब्सटेंसेस इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर कॉइन। कॉपर कॉइन के ऊपर ग्रे सब्सटेंसेस डिपॉजिट हो जाएगा, यानी जमा हो जाएगा। दूसरा है कि कलरलेस टर्न हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए कि टर्न्स कलरलेस, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया क्या वो कलरलेस हो जाएगा, या ग्रे सब्सटेंसेस जो है कॉपर के ऊपर जमा रहेगा, यानी कि ग्रे जमा रहेगा और कलरलेस हो जाएगा वो। टर्न्स कलरलेस यानी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। अच्छा, तीसरा ऑप्शन दिया गया कि वो सॉल्यूशन है वो जो कलरलेस होगा और रेडिश ब्राउन सब्सटेंस जो है उसके ऊपर जमा होगा। और नेक्स्ट डी में दिया गया है कि वो ग्रीन कलर का ही रहेगा, रिमेंस ग्रीन विथ नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। कॉपर कॉइन में कोई बदलाव नहीं होगा, उस पर कुछ भी जमाव नहीं होगा, वह जैसे का तैसे रहेगा और ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा। तो देखिए इसका आंसर जो है सो वह क्या है, आंसर इसका है डी नंबर। आंसर क्या है इसका, डी है कि वह ना ही कोई भी मतलब कि ग्रीन का ग्रीन रहेगा, जो सोल्यूशन फेरस सल्फेट सोल्यूशन का ग्रीन था वो ग्रीन रहेगा, कोई भी कॉपर कॉइन के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अनीता एडेड ए ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट एसिडिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट तो ये दोनों डाइल्यूटेड है, एक हाइड्रोक्लोरिक है एक एसिटिक एसिड है। पीएच पेपर के ऊपर क्या किया गया, अनीता ने ऐड किया एंड कंपेयर द कलर्स, और दोनों कलर्स को कंपेयर किया। व्हिच आर द फॉलोइंग करेक्ट कंक्लूजन। तो अनीता का कंक्लूजन जो है सो दोनों में से कौन, मतलब यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन करेक्ट जो होगा, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पर ऑप्शन 1 में देखिए पीएच ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीएच एसिडिक एसिड का ज़्यादा होगा या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज़्यादा होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि एसिडिक एसिड का ज़्यादा होगा देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा में पूछ रहा है कि एसिटिक एसिड का पीएच जो है वो कम होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तीसरे ऑप्शन में पूछा है कि एसिडिक एसिड जो है सो टूट जाएगा पूरी तरीके से एक्वस सॉल्यूशन में। और फोर्थ में पूछ रहा है कि एसिडिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ए, यानी कि पीएच जो है वह एसिडिक एसिड का ज़्यादा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है द फार्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड आर शोन बिलो। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा वो बताना है। देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, कंपाउंड ऊपर है और ऑप्शन नीचे है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड दिया गया है, इसका ऑप्शन यहाँ ये दिया गया है। यहाँ पर दिया गया कि ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। ऑप्शन ए में दिया है कि क्या ए और बी, ए बी सी डी करके 4 कंपाउंड दिया है ना, तो ए और बी जो है सो अनसैचुरेटेड है। दूसरा सी और डी जो है सैचुरेटेड है। और चौथा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंज ए टू सी। अगर हाइड्रोजन का इसमें एडिशन किया जाता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो ए जो है वो सी में बदल जाएगा। अगर आप एडिशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट चेंजेस बी टू डी, तो अगर पोटेशियम पर मैग्नेट का उसमें एडिशन किया जाता है तो बी जो है वो डी में चेंज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कि जैसे ही आप में हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कैटलिस्ट के
प्रेजेंस में जैसे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ए जो है वो सी में बदल जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि यहाँ पर जो सो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर। किस सेल में जो है सो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस अकर होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 यहाँ पर सेल्स ऑप्शंस दिए गए हैं कि उस चारों में से किस में जो है सो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है 1 2, बी में 2 3, सी में 3 4 और 4 में 1 4। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। बी मीन्स क्या होगा? सेकेंड और थर्ड। सेकेंड थर्ड ये दोनों जो है सो ऐसा सेक्शन है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया ज़्यादा होगी। क्लियर है? चलिए आप चलते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो, नेम द केमिकल इंडिकेटेड एज एक्स दैट कैन ऑब्जर्व द गैस व्हिच इज इवॉल्व एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पर क्या करना है आपको? एक्सपेरिमेंटल सेटअप को मतलब इसको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। उसके बाद इसको ऑब्जर्वेशन से यहाँ पर जो केमिकल एक्स है उसका नाम बताना है। ये केमिकल एक्स क्या करता है? तो जो गैस बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेंगे रिस्पिरेशन के दौरान, उसको वह ऑब्जर्व करने का काम करेगा। तो इसमें से कौन सा जो है यहाँ पर केमिकल यहाँ पर होगा उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। पहला है NaOH, दूसरा है KOH यानी पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर डी नंबर है पोटेशियम कार्बोनेट। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बी, ऑप्शन बी। क्लियर है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वह ऑब्जर्व करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? इफ़ ए टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ए प्योर ड्वार्फ पी प्लांट देन व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रेस्पेक्टिवली विल बी टॉल। तो अगर एक टॉल प्लांट है मटर का, उसको क्रॉस कराया जा रहा है प्योर छोटे से मतलब कि छोटे से पी प्लांट से, एक लंबा वाले प्लांट पी प्लांट से छोटे वाले प्लांट में क्रॉस कराया जा रहा है, तो क्या परसेंटेज होगा F1 और F2 का जनरेशन का? F1 F2 के जनरेशन का क्या परसेंटेज होगा रिस्पेक्टिवली, मतलब कितना लंबा हो सकता है जो F1 और F2 का जो जनरेशन आएगा, यानी क्रॉस कराने के बाद आएगा ना, जो तीसरा जनरेशन आएगा उसका परसेंटेज क्या हो सकता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 10 नंबर का आंसर होगा इसका डी, यानी कि 100% और 75%। तो F1 का परसेंटेज हो जाएगा 100 और F2 का हो जाएगा जो है सो 75%। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर, अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कि यहाँ दिया गया है ऑब्जर्व द 3 फिगर गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान से देख रहा है, 3 पिक्चर यहाँ पर दिया गया है, ये वाला। तो यहाँ पर 3 पिक्चर दिया गया है, देखिए ये, और तीनों पिक्चर को ऑब्जर्व करना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स ट्रॉपिक मूवमेंट्स अप्रोप्रिएटली। ट्रॉपिक मूवमेंट को कौन सा सही मतलब कि सही तरीके से कौन दिखा रहा है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया बी एंड सी, दूसरा दिया गया ए एंड सी और तीसरा दिया गया बी ओनली और सी ओनली। कौन दिखा रहा है? तो चलिए यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा डी। सिर्फ सी एक ऐसा है जो अप्रोप्रिएट दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पर जो वैसा जार नीचे की तरफ जाएगा और ये जो स्टेम ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो सी ओनली एक ऐसा पिक्चर है जो दिखा रहा है कि कौन सा सही जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है यहाँ पर कि द डायग्राम शोन बिलो डिपिक्ट्स पोलिनेशन को दिखा रहा है। चूज द ऑप्शन डेट विल शो ए मैक्सिमम वेरिएशन इन द ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग यानी क्या होता है? जो इसका जो प्रोडक्शन होगा उसको ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, यानी बच्चे को ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। यानी कि जो ये दोनों है इसको क्या किया जाए? पोलिनेशन कराया जा रहा है। तो पोलिनेशन से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सो मैक्सिमम वेरिएशन वाला होगा? ऑफ स्प्रिंग में कौन सा बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाला होगा? देखिए यहाँ पर ABCD करके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिया गया ABCD। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा वेरिएशन वाला होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 12 का? देखिए आंसर होगा इसका बी। यहाँ पर जो है सो बी और डी जो है सो मैक्सिमम वेरिएशन वाला होगा। क्लियर है? कोई डाउट है?
समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपको जो है सो आंसर लिखना है। तो चलिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए अब जो है सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग मतलब कि मेरे वीडियो पर बने हुए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करते जाइए और सब्सक्राइब भी तो जरूर से जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। 13 में बोला है कि ए कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर सेवरल मिनट्स कॉजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम हॉट एज द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक कंप्लीट सर्किट दिया गया, पूरी तरीके सर्किट जो है सो कंप्लीट है, उसको लेफ्ट ऑन फॉर कुछ समय के लिए कंप्लीट सर्किट को छोड़ दिया जाता है, कॉजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम हॉट, कॉपर वायर के कनेक्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, वो हॉट हो जा रहा है। तो टेम्परेचर जो है वायर का वो बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस वायर का क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी रिमेन सेम, ऑप्शन सी इंक्रीज, ऑप्शन डी इंक्रीज फॉर सम टाइम एंड डिक्रीज कुछ। तो ऑप्शन ए में बोला है कि घटेगा, दूसरा में बोला है कि सेम रहेगा, और तीसरा में बोला है कि बढ़ेगा, और चौथा में बोला है कि कुछ के लिए बढ़ेगा, उसके बाद घट जाएगा। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, सही सही मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज कर जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा अगर यहाँ पर टेम्परेचर वायर का बढ़ता है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपको कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट, यहाँ पर ये मैग्नेट के पोल्स है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बीच में एक कॉपर वायर को आपको दिख रहा है यहाँ पर रखा गया है, इसके बीच में हेल्ड करके रखा गया, मतलब इसको टांगा गया है। ठीक है, या मान लीजिए कि इसको सस्पेंड कर दिया गया, फ्रीली इसको रखा गया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द करेंट इन द वायर कैन बी रिजर्व, तो यहाँ पर जो वायर में है करंट है वो रिजर्व रहेगा। पोल ऑफ द मैग्नेट कैन आल्सो बी चेंज ओवर, और जो है सो पोल होगा मैग्नेट का वो भी चेंज हो सकता है। इन हाउ मेनी ऑफ द 4 डायरेक्शन शोन कैन बी फोर्स एक्ट ऑन द वायर, तो इन चारों में यहाँ पर आपको देखिए 4 डायरेक्शन यहाँ पर दिखाया गया, आपको साफ साफ दिख रहा है, 4 डायरेक्शन यहाँ पर दिखाया गया। चारों में से कितने डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन में देखिए 1 2 3 4 दिया गया है। तो ऑप्शन में दिया गया कि कितने, एक डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में, 4 डायरेक्शन में, कितने डायरेक्शन में होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा बी, और बी मतलब 2 डायरेक्शन में इसका फोर्स अप्लाई होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर एक अच्छा सा आपको दिख रहा है कि ये प्लास्टिक का इंसुलेशन ये जो है सो लगाया गया, इसमें इसके अंदर में एक मेटल का कोर है, ये मेटल कोर है, और ये प्लास्टिक का इंसुलेशन है, और इसका लेंथ एल है, या इसका डायमीटर जो है वह डी है। तो प्लास्टिक इंसुलेशन को सराउंड्स ए वायर हैविंग डायमीटर डी एंड लेंथ एल एज शोन एबव, तो प्लास्टिक इंसुलेशन जो है वह सराउंड्स किया हुआ एक वायर को, मतलब इसको ऊपर से इंसुलेट कर दिया प्लास्टिक वाले से, जिसका डायमीटर डी है, लेंथ एल है। ए डिक्रीज इन द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीज इन द, तो जो डिक्रीज लेंथ में सॉरी रेसिस्टेंस में जो डिक्रीज होगा, वायर में रेसिस्टेंस घटेगा, वह किसके इंक्रीज होने से वह वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीज इन द, किसके इंक्रीज होने से वह जो है सो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर ये दिया गया यहाँ पर देखिए, लेंथ ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ द वायर, टेम्परेचर ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक इंसुलेशन। तो इसका क्या आंसर होगा एक्यूरेट। चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा बी, यानी कि डायमीटर ऑफ द वायर बढ़ने से यहाँ पर जो है सो रेसिस्टेंस घटेगा, यानी कि जैसे जैसे वायर की चौड़ाई बढ़ती है तो रेसिस्टेंस उतना कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट, कि कौन सा पैटर्न जो है सो सही सही यहाँ पर क्या करता है, डिस्क्राइब करता है मैग्नेटिक फील्ड को किसके अराउंड, लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग, मतलब एक सीधा सा जो है सो इसमें करंट कैरी कर रहा है ये वायर, इसमें करंट करने वाले में कौन सा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड करेक्टली डिस्क्राइब करेगा। तो ऑप्शन ए पर देखिए, यहाँ पर दिया गया पहला ऑप्शन नंबर 1 में स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, जो स्ट्रेट में करेगा करेंट जो वायर के परपेंडिकुलर है। दूसरा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, और तीसरा रेडियल लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वायर, और
कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड अराउंड द वायर। तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन? 16 का आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, कॉन्सेंट्रिक सर्किल सेंटर्ड अराउंड द सर्कल अराउंड द वायर। तो वायर के चारों तरफ जो है सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है सो सेंटर्ड रहेगा, जो है वह क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को करेक्टली डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, पता चल गया, यहाँ पर सेंटर्ड रहेगा ऐसे ऐसे। ये जो है सो है ना, ये वायर अगर ऐसा है तो इसके चारों तरफ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है सो सेंटर्ड रहेगा। ये किस सेंटर पर क्या रहेगा, बहुत सारे सर्कल को बनाएगा। क्लियर है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन आप देखिए यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन नंबर 17 में कि एसर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। यह जो है सो 17 to 20 एसर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखिए दो स्टेटमेंट रहेंगे, एक तो एसर्शन रहेगा, दूसरा रीजन रहेगा। आंसर दिस क्वेश्चन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, और इसमें से आपको ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा उसमें से चुन के आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन ए में है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, और आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और जो रीजन है वह एक्सप्लेनेशन है, ए का एक्सप्लेनेशन सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यानी कि असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन रीजन है। बोथ में बोला है कि दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर जो सो आर वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी में बोलेगा कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी कि असर्शन सही है लेकिन यहाँ पर जो है सो रीजन गलत है। डी में बोलेगा यहाँ पर कि असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत, असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। तो इस तरीके से आपको असर्शन रीजन पढ़ के बताना है कि कौन सही कौन गलत और क्या होगा। तो चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए, और फिर आपको बताते हैं कि क्या होगा। देखिए असर्शन यहाँ पर दिया गया है कि सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सिल्वर ब्रोमाइड का जो डिकम्पोजिशन होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, सिल्वर को अलग और ब्रोमाइड को अलग, दोनों को तोड़ के अलग अलग कर दिया। तो इसका यूज जो है सो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। दूसरा रीजन यहाँ पर दिया गया है, इसका रीजन कि लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रीजन यहाँ पर रीजन ये बताया जा रहा है कि लाइट जो है वह एनर्जी प्रोवाइड करता है इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब क्या हुआ, जिसमें हीट देना पड़ता है। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिससे हीट निकलता है। तो यहाँ पर लाइट जो है वह क्या कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट दे रहा है और उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और उसके कारण क्या हो रहा है कि सिल्वर और ब्रोमाइड टूट जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा सी, यानी कि ऊपर वाला जो एसर्शन है, यानी कि एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन इसका गलत है। यानी कि लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए नहीं करता है। ठीक है, उसको फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पर इसका सिर्फ आंसर सी हो जाएगा, यानी कि असर्शन तो सही है कि टूटता है, लेकिन रीजन उसका सही नहीं है कि किस कारण से टूट रहा है। तो रीजन वो बिल्कुल गलत दिया है। तो आपको समझ में आया हो कि असर्शन में क्या होता है, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका एक्यूरेट रीजन है या नहीं वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला जो सही बोल रहा है कि ऐसा होता है, लेकिन नीचे वाला गलत बोल रहा है, इसका रीजन गलत बता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है यहाँ पर, इसका असर्शन है कि हाइट इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एंड इज दस जेनेटिकली कंट्रोल्ड। कि जो पी प्लांट है, मटर का प्लांट है, उसका हाइट कंट्रोल किया जाता है एंजाइम के एफिशिएंसी के द्वारा। उसके एंजाइम में जो एफिशिएंसी होता है, जो ताकत होता है, उसके द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। एंड इज 10 जेनेटिकली कंट्रोल, और उसकी इसी चलते क्या होता है, वो जेनेटिकली कंट्रोल होता है जो पी प्लांट है। तो देखिए इसका रीजन दिया गया है कि सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। कि सेलुलर डीएनए जो है वह इंफॉर्मेशन सोर्स है, जो सेल के अंदर प्रोटीन बनता है उसके लिए वह इंफॉर्मेशन सोर्स है, सूचना का केंद्र स्रोत है। ठीक है, तो क्या ये असर्शन सही है और रीजन सही है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों सही है या नहीं है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए मीन्स क्या, तो देखिए ए दोनों असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी इसका दिया गया है वो भी सही है। तो रीजन असर्शन में भी सही है और रीजन में भी सही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असर्शन जो रीजन है वह एक्सप्लेनेशन है असर्शन का।
ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला एसर्शन। क्वेश्चन नंबर 20 का एसर्शन देखिए, ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट कम्स टू रेस्ट इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कि एक जो है सो फ्रीली सस्पेंडिंग मतलब आप करंट कैरिंग जो एक ऐसा तार है जो करंट को कैरी कर रहा है, सोलेनॉइड है, तार नहीं सोलेनॉइड है, वो करंट को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। तो वह जो है सो उसको आप टांग दिए तो वह क्या होगा कि कम्स टू रेस्ट, वह रेस्ट में आ जाएगा। जो ज्योग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसमें, यानी कि नॉर्थ साउथ में जाके वह जो है सो रेस्ट में आ जाएगा। अच्छा, तो इसका देखिए रीजन दिया गया यहाँ पर कि वन एंड ऑफ करेंट कैरिंग स्टेट सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड ऑफ एज ए साउथ पोल जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो सोलेनॉइड होता है उसका एक एंड नॉर्थ पोल के जैसा ट्रीट करता है और दूसरा एंड जो है वह मतलब कि साउथ पोल के जैसा ट्रीट करता है, जैसे कि बार मैग्नेट में होता है। यानी कि एक मैग्नेट, इस बार मैग्नेट इसको बोलते हैं, एक तरफ नॉर्थ दूसरी तरफ साउथ, इसके जैसा सोलेनॉइड ट्रीट करता है। तो क्या ये एसर्शन और रीजन दोनों सही है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, यानी कि एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वह एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको आंसर लिखना है। अब चलिए सेक्शन बी की तरफ चलते हैं और सेक्शन बी को देखते हैं कि आखिर उसके सवाल के जवाब कैसे लिखे जाएंगे और क्या मार्किंग इसमें बताया कि किस किस बात पर आपको लिखने पर आपको क्या मार्क्स मिल सकता है, उसको समझना सख्त ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके समझते हैं।